वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के ऑटम 2022 अटेम्प्ट से पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। 9 टोटल एमसीक्यूज हैं, टोटल 10 मार्क्स हैं। एक एमसीक्यू 2 मार्क का भी है, इस वजह से 9 एमसीक्यूज के 10 मार्क्स हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 अप्लाइज टू नॉन लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो रेलिवेंट हमारे पास थर्ड शेड्यूल है कंपनीज एक्ट 2017 का, जिसके मुताबिक जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, अगर वो लिस्टेड हों तो एक अलग कैटेगरी बन जाती है, नॉन लिस्टेड हों तो तब भी वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। और ऐसी सिचुएशन में आईएफआरएस अप्लाई होंगे, लेकिन क्योंकि वो नॉन लिस्टेड हैं तो इस वजह से उन पर फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस माइट क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रॉफिट इंसेंटिव बेस्ड कंपनसेशन, रिव्यूइंग सेल्फ प्रिपेयर्ड रिपोर्ट्स, फेयर ऑफ लूजिंग जॉब एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो चार में से हमें दो को सिलेक्ट करना है। आई कैप कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक हमें रिस्पॉन्ड करना होगा। तो प्रॉफिट इंसेंटिव बेस्ड कंपनसेशन बड़ा क्लियरली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, तो एक ऑप्शन तो ये होगा। रिव्यूइंग सेल्फ प्रिपेयर्ड रिपोर्ट सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा, तो ये हम आंसर में सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर है फेयर ऑफ लूजिंग जॉब। इस पर अगर हम देखें तो जो सेक्शन 200 है आई कैप कोड ऑफ एथिक्स का, वहां पर एग्जाम्पल्स मेंशन है और उसके मुताबिक फेसिंग द थ्रेट ऑफ डिसमिसल इंटिमिडेशन थ्रेट है। आल्दो के कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी जो है उसको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें वर्ड फेयर यूज हुआ है तो हम इसको इंटिमिडेशन थ्रेट की तरफ ले जाएंगे। और एक्सेप्टिंग गिफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू, एक्सेप्टेंस का लफ्ज तो नहीं यूज हुआ, लेकिन ये लफ्ज यूज हुआ है कि बीइंग ऑफर्ड अ गिफ्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो यहां पर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि एक सेल्फ इंटरेस्ट राइज हो सकता है, तो ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए और डी मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं, लेकिन इन सम कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन सी को भी करेक्ट समझा जा सकता है। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमोट्स अ क्लाइंट पोजीशन टू द पॉइंट दैट द अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्टिविटी इज कंप्रोमाइज। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये तो जो डेफिनेशन बनती है ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की नहीं बनती, ये एडवोकेसी थ्रेट की बनती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर मींस मेंबर्स शुड नॉट अलाउ बायस, conflict of interest और undue influence of others to override their professional और business judgment। तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये प्रोफेशनल बिहेवियर की जो है डेफिनेशन नहीं बनती, ये ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है उसका कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हम ऑप्शन डी सिलेक्ट करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 4 है कि नासिर इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ रेक्टेंगल लिमिटेड, ही इज अवेयर ऑफ द प्रॉफिट इन आरएल्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट which would increase share price of RL upon public announcement. He has suggested his friend to purchase shares of RL. Which of the following fundamental principles of ICAP Code of Ethics has been breached by Nasir? तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल बताना है कोड ऑफ एथिक्स में से, तो रेलिवेंट सेक्शन 110 है। इसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियरली मेंशन है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप से मिले, ना वो अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज़ करनी है, ना ही किसी थर्ड पार्टी के एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर अपने दोस्त के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो थर्ड पार्टी के एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसकी ब्रीच हो रही है, तो हम ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS 8। तो पहली स्टेटमेंट है कि टू और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में बी एग्रीगेटेड इनटू अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। जी बिल्कुल किए जा सकते हैं, IFRS 8 के पैराग्राफ 12 में अलाउड है और इसको एग्रीगेशन का प्रोसेस कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है एन ऑपरेटिंग सेगमेंट नॉट फुलफिलिंग 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में स्टिल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि IFRS 8 का पैराग्राफ 13 ये कहता है कि अगर मैनेजमेंट बिलीव करती है कि कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट ऐसा है कि वो 10% थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया नहीं मीट करता, बट मैनेजमेंट बिलीव्स कि वो स्टिल यूजफुल होगा यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको भी रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी इस वजह से करेक्ट हो जाएगी। तो क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो हम ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन 6 है कि एज पर IFRS 8 विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स
apply to all entities including those entities that have a single reportable segment. सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट वाले जो डिस्क्लोजर्स हैं वो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स कहलाते हैं। तो IFRS 8 के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बताना है। तो पहला जो है कि एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, ये तो बिल्कुल एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में रिक्वायर्ड है, तो एक ऑप्शन तो हमारा ये होगा। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर सप्लायर वेयर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड इज मेट, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट IFRS 8 में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। थर्ड है कि ऑल लाइबिलिटीज पेबल इन पाकिस्तान एंड इन ऑल फॉरेन कंट्रीज, तो ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं है। लास्ट वन है कि नॉन करंट एसेट लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड इन ऑल फॉरेन कंट्रीज, तो ये भी एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स के अंदर रिक्वायर्ड है, बल्कि खासतौर पर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि किसी एक फॉरेन कंट्री में अगर बहुत सिग्निफिकेंट या मटेरियल आपकी अमाउंट हो तो वो भी अलग से आपने डिस्क्लोज करना है। तो हमारा ऑप्शन ए और डी को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इवन इफ फेयर वैल्यू इज मेजरेबल। तो बायोलॉजिकल एसेट IAS 41 इसमें बन जाएंगे रेलिवेंट। बायोलॉजिकल एसेट एट इनिशियल रिकग्निशन, इनको तो हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और इनिशियल रिकग्निशन पे भी करते हैं और ईयर एंड पर भी करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही मेजर किया जाता है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड इसको नहीं किया जाता, क्योंकि IAS 41 का पैराग्राफ 3 ये कहता है कि देयर आफ्टर, जो कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट IAS 2 इन्वेंट्रीज और एनदर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाता है, तो उसके मुताबिक फिर उस एसेट की जो है वो अकाउंटिंग की जाती है। तो उसको हो सकता है कि कॉस्ट पे मेजर कर रहे हों, मोस्ट प्रोबेबली इन्वेंट्रीज में तो फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर आ जाएगा, या फिर कोई और जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट फॉलो हो रही हो, जो कि अनलाइकली है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो, एटलीस्ट नेसेसरी नहीं है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS 16 लीजेस। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि व्हेन द सप्लायर हैज अ सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देन द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में लीज होने के लिए ज़रूरी है कि एसेट आइडेंटिफाइड हो, और जहाँ पे सप्लायर के पास सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो तो फिर एसेट आइडेंटिफाइड कंसीडर नहीं होता, तो फिर ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रही होती। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि व्हेन कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ एन एसेट इज पेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन कैश देन द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लीज। तो IFRS 16 में वर्ड कंसिडरेशन यूज हुआ है, वहां पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कंसिडरेशन कैश में होना लाजमी है, तो वो कंसिडरेशन कैश के अलावा भी हो सकती है। सो ऐसी कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन IFRS 16 में मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे कि ओनली वन इज करेक्ट। नाइन्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऑन 1 जनवरी 2021 अ हर्ड ऑफ 20 एनिमल्स ऑफ 1 year old was recorded at rupees 800,000. On 1st July 10 animals of 1.5 years old were purchased for rupees 50,000 each. पहले 800,000 टोटल है और फिर 50,000 each है। On 31st December 2021 fair value less cost to sell of 1 year and 2 year animal were 60,000 and 70,000 respectively. Calculate the amount that will be taken to profit or loss फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। अच्छा, अब इसके लिए हम IAS 41 एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी 1 जनवरी 2021 हमारे पास ओपनिंग पोजीशन क्या थी। हमारे पास 20 एनिमल्स थे 1 year old और उनकी टोटल वर्थ 800,000 थी। फिर 1 जुलाई 2021 को 10 एनिमल्स आए, वो 1.5 years old थे और 50,000 का एक था, तो 10 इंटू 50,000 500,000 ये बन गए। ईयर एंड पर फेयर वैल्यू जो है वो 1 year की भी दी हुई है और 2 year एनिमल की भी दी हुई है। 1 year को यूज़ नहीं करेंगे, 2 year को करेंगे, क्योंकि जो 1 जनवरी को जिनकी एज 1 year थी वो 1 ऐड होकर 2 years के हो चुके हैं, और जिनकी 1 जुलाई को 1.5 years थी वो भी 0.5 years ऐड होकर 2 years के हो चुके हैं। तो 31 दिसंबर 2021 को हमारे पास टोटल ये 30 एनिमल्स हैं, सारे के सारे 1 year वाले भी 2 year old हो चुके हैं और 1.5 year old वालों को भी हाफ ईयर और गुजर चुका है, तो वो भी 2 year old हो चुके हैं। तो हम ये 70,000 की जो वैल्यू है ये इसको यूज़ करेंगे और इस हिसाब से ये 2.1 million के बनते हैं। अब
प्रीवियसली ये रिकॉर्डेड हैं 1.3 मिलियन के, अब ये रिकॉर्ड होने हैं 2.1 मिलियन के। तो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट और लॉस में गेन के तौर पे रिकॉर्ड होगा, दैट वुड बी 800,000, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है 800,000 से, तो इतना गेन हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।